स्टोरी की शुरुआत होती है एक सीन से जहाँ छोटा नारुतो अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। उसका मूड बिल्कुल लो होता है और वो बस फ्लोर को देखते हुए सोच रहा होता है कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद हिरोजन वहाँ आता है और हल्की सी स्माइल के साथ पूछता है कि नारुतो क्या कर रहे हो इतने चुपचाप। नारुतो बस उकसा हुआ बैठा रहता है। हिरोजन उसे एक 100 रुपए का नोट देकर कहता है कि ये तुम्हारा इस मंथ का बजट है, इसे केयरफुली यूज करना। नारुतो बिना कुछ बोले पैसे ले लेता है। हिरोजन फिर जेंटली पूछता है कि तुम्हारा कोई ड्रीम होगा, फ्यूचर में तुम क्या बनना चाहते हो। नारुतो धीरे से बताता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो क्या करे, उसके पास कोई आइडिया ही नहीं है। हिरोजन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड टोन में कहता है कि कल से एकेडमी चले जाना, वैसे भी आम्बू तुमसे नहीं बनेगा, तुम नॉर्मल निंजा ही बन जाओगे। ये सुनते ही नारुतो के अंदर एक चुभन होती है और उसका ईगो हर्ट हो जाता है। वो मन ही मन डिसाइड कर लेता है कि अब वो आम्बू ही बनेगा। तभी उसके अंदर से कुरामा की हंसी सुनाई देती है जो कहता है कि इस बच्चे में हिम्मत तो है। नारुतो डर कर पूछता है कि तुम कौन हो और कुरामा अपना नाम बताता है। यहीं से उनके बीच एक अजीब स्ट्रॉन्ग दोस्ती शुरू हो जाती है। अगले दिन नारुतो एकेडमी जा रहा होता है कि रास्ते में एक ह्यूज कमोशन होता है। एक रोग निंजा फुल स्पीड में भाग रहा होता है और उसके पीछे कुछ चूने निंजा उसे पकड़ने की कोशिश में लगे होते हैं। रोग निंजा उनसे क्लियरली स्ट्रॉन्ग होता है और वो उन्हें आसानी से डॉज कर रहा होता है। नारुतो कंफ्यूज होता है कि वो क्या करे। तब कुरामा उसके माइंड में कामली बोलता है कि अपना चक्र मेरे साथ सिंक करके देखो। नारुतो थोड़ा फोकस करता है और उसका बॉडी एक लाइट कंट्रोल टेल बीस्ट मोड जैसा बन जाता है। वो एक ब्लिंक में आगे बढ़कर रोग निंजा को एक पावरफुल किक मारता है और तुरंत अपनी जगह वापस आ जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। चूने निंजा को समझ ही नहीं आता कि ये कैसे गिरा। दूर एक ट्री के पीछे काकाशी ये पूरा सीन साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो तुरंत होकागे के पास जाकर रिपोर्ट देता है कि नारुतो ने टेल्ड बीस्ट चक्र को हैंडल कर लिया है। हिरोजन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तभी नारुतो वहाँ आकर सिंपल टोन में बोलता है कि मुझे एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी है, मुझे आम्बू ज्वाइन करना है। हिरोजन काफी सोचने के बाद डिसाइड करता है कि नारुतो को आम्बू रिक्रूट बना दिया जाए। इसी पल से नारुतो का नया लाइफ चैप्टर शुरू हो जाता है और वो एक छोटी सी एज में ही आम्बू बन जाता है। नारुतो को एक सीक्रेट आम्बू बेस में ले जाया जाता है जहां सब कुछ साइलेंट और डिसिप्लिन्ड होता है। यह उसकी पहली मुलाकात डांजो से होती है। डांजो उसकी छोटी उम्र देखकर सीधे बोलता है कि तुम अभी बच्चे हो और आम्बू के मिशंस कोई गेम नहीं होते हैं, ये एक्सट्रीमली डेंजरस लेवल के काम होते हैं, इसलिए तुम्हें एक्सपीरियंस टीम के साथ रखा जाएगा। डांजो बताता है कि नारुतो का काम काकाशी और इटाची के अंडर होगा। नारुतो सिंपली बोलता है कि ठीक है, वो हैंडल कर लेगा। फिर उसको ट्रेनिंग हॉल में ले जाया जाता है जहाँ इटाची खड़ा होता है। दूसरी तरफ काकाशी यूजुअल कूल स्टाइल में खड़ा होता है। दोनों नारुतो को ऑब्जर्व करते हैं जैसे चेक कर रहे हो कि ये किड सीरियस है या नहीं। बाकी आम्बू मेंबर्स भी उसको देखकर थोड़ा सरप्राइज होते हैं कि इतनी छोटी एज का रिक्रूट पहली बार देख रहे हैं। नारुतो को फील होता है कि अब वो रियल निंजा वर्ल्ड में इंटर कर चुका है। यहाँ इमोशन से कंट्री होते हैं, सिर्फ ड्यूटी मैटर करती है। उसको समझ आ जाता है कि इस रास्ते पर चलना इजी नहीं होगा। ये उसकी लाइफ का पहला डार्क चैप्टर होता है जहाँ उसको प्रूव करना होता है कि वो सिर्फ एक मिस्चीवियस किड नहीं बल्कि एक कैपेबल आम्बू ऑपरेटर बन सकता है। एक रात तीनों को एक एक्सट्रीमली सीक्रेट मिशन मिलता है उचिहा क्लैन को एलिमिनेट करने का। ये सुनते ही इटाची के स्टेप्स धीरे हो जाते हैं। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं होता पर अंदर से वो टूट चुका होता है, पर ऑर्डर्स क्लियर होते हैं इसीलिए वो मिशन फॉलो करने को मजबूर होता है। नारुतो को इटाची के बिहेवियर में हैवी टेंशन फील होता है पर वो चुप रहता है क्योंकि ये हाई लेवल क्लासिफाइड मिशन होता है। कुछ देर बाद उनकी मुलाकात ओबिटो से होती है जो उनके पास में आकर कहता है कि वो भी ज्वाइन करेगा। उसकी नजर नारुतो पर पड़ती है और वो थोड़ा शॉक टोन में बोलता है कि ये छोटा सा बच्चा कौन है। इटाची कामली बताता है कि ये नया आम्बू रिक्रूट है। नारुतो को थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है पर वो चुप रहता है। वो सभी उचिहा डिस्ट्रिक्ट की तरफ रात की अंधेरी हवा में बढ़ते हैं। नारुतो को क्लियरली फील होता है कि ये मिशन बहुत बड़ा और ट्रेजिक होने वाला है। इटाची का साइलेंट वाक्य सब कुछ कह देता है। निंजा वर्ल्ड का डार्क रियलिटी नारुतो के सामने पहली बार इस लेवल पर आता है। ये रात नारुतो की सोच को हमेशा के लिए चेंज करने वाली होती है। आम्बू सूट्स में चारों उचिहा डिस्ट्रिक्ट में घुस जाते हैं और एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। नारुतो के लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल शॉकिंग होता है। उसका हार्ट हैवी हो जाता है पर वो ऑर्डर्स फॉलो करता है। इटाची का हर स्टेप दर्द और सेक्रीफाइस से भरा होता है जबकि काकाशी और ओबिटो प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे होते हैं। सिचुएशन तब मोर इंटेंस हो जाती है जब सासुके एकेडमी से घर लौट रहा होता है। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा क्लैन बर्बाद होता दिखता है। ओबिटो सासुके को भी एलिमिनेट करने के लिए आगे बढ़ता है पर इटाची तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि इसको नहीं मारना है। नारुतो और काकाशी भी वहां आ जाते हैं। काकाशी और ओबिटो मास्क में होते हैं इसलिए सासुके उन्हें नहीं पहचानता पर नारुतो और इटाची ने मास्क नहीं पहना होता इसीलिए सासुके उन दोनों का चेहरा क्लियरली देख लेता है। सासुके की आंखों में शौक,
पेन और रेज एक साथ भर जाता है। उसका सारा परिवार चला जाता है। नारुतो ये देखकर अंदर से हिल जाता है। वो समझता है कि निंजा वर्ल्ड के कुछ सच कितने क्रूएल होते हैं। रात खत्म हो जाती है, पर उस रात का दर्द नारुतो, इटाची और सासुके तीनों की जिंदगी परमानेंटली बदल देता है। अगली सुबह गांव में न्यूज फैल जाती है कि उचिहा क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया और सिर्फ सासुके बचा है। पूरे विलेज में शोक होता है। सासुके हॉस्पिटल में ब्लैंक चेहरे के साथ बैठा होता है, पर अंदर सिर्फ इंटेंस एंगर होता है। उसको याद होता है कि रात को उसने दो चेहरे देखे थे, इटाची और नारुतो के। उसके मन में वहीं से रिवेंज का सीड ग्रो होना शुरू हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि उसकी लाइफ का एक ही गोल है, जो है पावर गेन करना। वो सोचता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि एक दिन वो उन दोनों को खत्म कर सके। सासुके रात दिन इंटेंस ट्रेनिंग शुरू कर देता है। उसके अंदर का गुस्सा है उसकी स्ट्रेंथ बन जाता है। गांव वाले उसमें ह्यूज चेंज देखते हैं। वो ज्यादा सीरियस, ज्यादा शार्प और ज्यादा डेंजरस लगने लगता है। नारुतो को भी पता चल जाता है कि सासुके उससे हेट करता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मिशन सीक्रेट है। इटाची अंदर से कम्प्लीटली ब्रोकन होता है, पर वो अपनी इमोशंस को छुपा लेता है। टीम के बीच एक साइलेंट टेंशन क्रिएट हो जाती है। नारुतो चाहता है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, पर वो जानता है कि अब ये रास्ता बहुत डार्क बन चुका है। इटाची अपने गिल्ट से हर दिन लड़ रहा होता है, पर नारुतो और काकाशी उसके आसपास रहकर उसको सपोर्ट देते हैं। तीनों का बॉन्ड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इस बीच चूरिन एग्जाम से स्टार्ट होते हैं और आम्बू, इटाची, काकाशी और नारुतो को होकागे गार्डिंग का इंपॉर्टेंट ड्यूटी मिलता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है कि अचानक ओरोचिमारू अपने रियल फॉर्म में आकर अटैक कर देता है। साथ ही गारा भी अपने अनस्टेबल मोड में हिरोजिन की तरफ बढ़ने लगता है। पूरे गांव में किओस फैल जाता है। सासुके ये सब देखकर स्टन रह जाता है। नारुतो बिना टाइम वेस्ट किए गारा के सामने आ जाता है और उसको पावरफुल स्ट्राइक्स देकर रोक देता है। दूसरी तरफ काकाशी और इटाची टीम अप करके ओरोचिमारू को हैवी प्रेशर में डाल देते हैं। ओरोचिमारू को समझ आ जाता है कि ये दो आम्बू बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं, इसीलिए वो एस्केप कर जाता है। सैंड विलेज वाले भी समझ जाते हैं कि उनको ओरोचिमारू ने टोपी पहनाया था, इसलिए वो लीव के साथ शांति बनाए रखते हैं। एग्जाम के बाद गांव में थोड़ी शांति आ जाती है, पर एटमॉस्फेयर में टेंशन अब भी रहती है। नारुतो, इटाची और काकाशी सब जानते हैं कि ये काम मूवमेंट टेम्परेरी है। सासुके अब टोटली डिसाइड कर चुका होता है कि उसको एक्सट्रीम स्ट्रेंथ चाहिए। वो जिराया के अंदर ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देता है। जिराया उसे समनिंग जुत्सु, चाक्रा कंट्रोल और एडवांस टेक्निक सिखाता है। सासुके का ग्रोथ स्पीड अब नॉर्मल होता जा रहा होता है क्योंकि उसके अंदर रिवेंज का फायर होता है। वो डेली अपने लिमिट्स क्रॉस करता है और ज्यादा शार्प बन जाता है। जिराया भी मान जाता है कि सासुके में हैवी पोटेंशियल है। सासुके का शारिंगान भी फास्ट पेस में इवॉल्व हो रहा होता है, जैसे न्यू डिटेल्स, बेटर क्लैरिटी, फास्टर रिएक्शन, यही सब। इटाची दूर से ये सब क्वाइटली ऑब्जर्व करता रहता है। उसके माइंड में सैडनेस होती है क्योंकि उसे पता होता है कि एक दिन सासुके उसके सामने खड़ा होगा रिवेंज के साथ। नारुतो भी नोटिस करता है कि सासुके में डार्कनेस बढ़ रही है। वो चाह कर भी उसे कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आम्बू रूल्स के हिसाब से मिशन सीक्रेट्स रिवील नहीं कर सकते। विलेज के एनवायरनमेंट धीरे धीरे हैवी होता जा रहा होता है। एवरीवन कैन फील दैट अ बिग स्टॉर्म इज कमिंग सून। एक दिन न्यूज आती है कि हिडन मिस्ट और हिडन स्टोन के कुछ निंजा सीक्रेटली कोनोहा की बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं। होकागे तुरंत नारुतो, इटाची और काकाशी को मिशन देता है कि उन्हें जाकर चेक करो और अगर कोई अननोन शिनोबी मिले तो उसे डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो। तीनों आम्बू सूट्स में नाइट टाइम जंगल एरिया में जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें करीब 50 शिनोबी का एक ग्रुप नजर आता है जो दूर बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं। इटाची कामली बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। काकाशी बोलता है कि अपना प्लान बताओ, और वो बोल ही रहा होता है कि तभी वो दोनों देखते हैं कि नारुतो बिना वेट किए फुल स्पीड में अटैक लॉन्च कर चुका होता है। काकाशी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि मैंने इसे बोला था प्लान फॉलो करो, पर ये कभी नहीं सुनता। नारुतो एनिमीज में घुस जाता है और कुरामा से बोलता है कि रेडी हो जाओ कुरमा। कुरमा लेजी टोन में कहता है कि अभी रेस्ट कर रहा हूँ, तुम ही हैंडल करो। नारुतो शॉक्ड हो जाता है, पर फिर भी 3-4 शिनोबी को बीट कर देता है, लेकिन एनिमी नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। धीरे धीरे नारुतो को सराउंड करके पकड़ लिया जाता है। इटाची और काकाशी बिना टाइम वेस्ट किए नारुतो को रेस्क्यू करने के लिए मूव करते हैं। जैसे ही वो उस जगह पहुंचते हैं जहां नारुतो कैप्चर हुआ था, अचानक नारुतो ही उन पर अटैक कर देता है। नारुतो के अटैक्स वाइल्ड और अनकंट्रोलेबल होते हैं। काकाशी गुस्से में बोल देता है कि पागल हो गया है क्या, अपनी ही टीम पर अटैक कर रहा है। तभी इटाची कामली नोटिस करता है कि नारुतो की आंखें नॉर्मल नहीं है। इटाची तुरंत समझ जाता है कि नारुतो गेंजुत्सु के अंडर है और काकाशी को रुकने के लिए बोलता है। इटाची अपना चाक्रा फोकस करता है और नारुतो के ऊपर लगाया गया गेंजुत्सु तोड़ देता है। कुछ ही सेकंड्स में नारुतो फिर से होश में
आ जाते हैं और कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या कर रहा था। उसके बाद इटाची और ककाशी मिलकर बाकी सभी शिनोबी को इजिली डिफीट कर देते हैं। जब सब अनकॉन्शियस पड़ जाते हैं, वो उनके लीडर से पूछते हैं कि यहाँ आने का असली रीजन क्या था और वो लोग क्या प्लान कर रहे थे। लीडर डर के सच बोल देता है कि वो कोनोहा की इंटेलिजेंस गैदर कर रहा था। नारुतो गुस्से में उसको एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि इंटेल लेके क्या करेगा बे। तभी इटाची बोलता है कि ये रियल लीडर नहीं है। उस मोमेंट इटाची को दूर से स्ट्रेंज चाकरा फील होता है और वो बिना कुछ कहे उस डायरेक्शन में चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद इटाची एक शिनोबी को पकड़कर वापस लाता है जो बाकी सबसे अलग होता है और क्लाउड्स के बीच हाइड हुआ होता है। नारुतो उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि एक एनिमी बच कैसे गया। तब ककाशी कामली एक्सप्लेन करता है कि जो निंजा पकड़े गए हैं वो असल में कोनोहा के ही निंजा हैं। ये सुनते ही नारुतो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। वो क्लाउड विलेज के निंजा का कॉलर पकड़ लेता है और गुस्से में पूछता है कि सब क्या चल रहा है बे। तब वो निंजा सच बताता है कि उसने ही कोनोहा के निंजा को गेंजुत्सु के थ्रू हिप्नोटाइज किया था और उन्हें रोग या दूसरे विलेजेस का निंजा बनाकर अटैक करवा रहा था। उसका गोल ये था कि कोनोहा का वॉर हिडन मिस्ट और हिडन स्टोन से स्टार्ट हो जाए। जब सब विलेजेस वीक हो जाते तब वो सबको एक साथ खत्म करके वर्ल्ड पर रूल करना चाहते थे। ये सुनकर नारुतो, ककाशी और इटाची तीनों समझ जाते हैं कि कितनी डीप कॉन्स्पिरेसी चल रही थी। नारुतो याद करता है कि कुछ दिन पहले उसने एक रोग निंजा को पकड़ा था जो असल में कोनोहा का ही निंजा था। इटाची कंफर्म करता है कि ये सब इसी एनिमी की प्लानिंग थी। नारुतो ये सोचकर हिल जाता है कि सिर्फ एक एनिमी ने कितना डैमेज कर दिया। तीनों उस मास्टरमाइंड को कैप्चर करके कोनोहा ले जाने का डिसीजन लेते हैं। दूसरी तरफ डांजो अपनी ही सीक्रेट प्लानिंग में बिजी होता है। वो ओरोचिमारू के साथ एक हिडन डील करता है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता। डांजो का प्लान होता है नारुतो को कैप्चर करना और उसकी पावर को अपने काम के लिए यूज करना। इसलिए वो कुछ ट्रेन रोग निंजा को नारुतो के पीछे भेज देता है। वो रोग निंजा एक नदी के किनारे पहुंचते हैं जहाँ नारुतो अकेला बैठा होता है और थोड़ा रिलैक्स कर रहा होता है। अचानक वो सब नारुतो पर फुल अटैक कर देते हैं। नारुतो सरप्राइज होने के बजाय हंस देता है और इजिली उनके अटैक्स डॉज कर लेता है। वो मजाक में सोचता है कि फाइनली थोड़ा इंटरटेनमेंट तो मिल गया। नारुतो कुरोमा के चाक्र के साथ सिंक करता है और कुछ ही सेकंड्स में उन सब रोग निंजा को बुरी तरह हरा देता है। उन सब के ऊपर खड़े होकर वो कॉन्फिडेंटली सोचता है कि बस इतना ही दम था इन लोगों में। नारुतो को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये सब सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत बड़े प्लान का। उस वक्त नारुतो सिर्फ इतना जानता है कि वो स्ट्रॉन्ग है, पर ये नहीं जानता कि उसके आसपास लोग ऑलरेडी उसके खिलाफ चेस खेल रहे हैं। तभी वहाँ डांजो खुद आ जाता है और नारुतो से कैजुअल टोन में पूछता है कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है नारुतो। नारुतो हंसते हुए बोलता है कि वो बस टाइम पास कर रहा था अभी। डांजो धीरे धीरे नारुतो के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है कि मिलते हैं अगले लाइफ में। ये सुनकर नारुतो कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ भी नहीं आता कि डांजो क्या कहना चाह रहा है। अगले ही सेकंड नारुतो को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है। डांजो ने उसे एक स्पेशल नीडल से इंजेक्ट किया था जो इंस्टेंटली बॉडी को शट डाउन कर देती है। डांजो नारुतो को उठवाकर एक सीक्रेट हाइड आउट में जाता है जहाँ कोई भी नॉर्मल निंजा नहीं पहुंच सकता। नारुतो बिल्कुल हेल्पलेस होता है और कुरामा भी उस वक्त रिएक्ट नहीं कर पाता। डांजो को लगता है कि उसका प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो गया है। वो ये सोचकर सेटिस्फाइड होता है कि नारुतो जैसा डेंजरस वेपन को उसने कंट्रोल में ले लिया है। इस मूवमेंट पर नारुतो की लाइफ फिर से डेंजर में आ जाती है और इस बार एनिमी कोई बाहर का नहीं बल्कि कोनोहा के अंदर का होता है। ये सब सासुके दूर से चुपके चुपके देख रहा होता है। उसके दिमाग में तुरंत थॉट आता है ये परफेक्ट चांस है नारुतो को खत्म करने का। वो साइलेंटली डांजो के हाइड आउट तक पहुंच जाता है और बेहोश नारुतो को वहां से उठा लेता है। सासुके सोचता है कि नारुतो को वो खुद मारेगा। जैसे ही वो हाइड आउट से बाहर निकलता है सामने ओरोचिमारू आ जाता है। ओरोचिमारू मजाक में बोलता है कि उसके दोनों टेस्ट सब्जेक्ट्स बाहर घूम रहे हैं। वाह। सासुके थोड़ा नर्वस हो जाता है पर उसके पास फाइट करने लायक पावर होती है। वो ओरोचिमारू को साइड होने को कहता है तभी पीछे से जो हंसते हुए आ जाता है और कहता है कि उसे कुछ करना ही नहीं पड़ा, दोनों खुद ही एक जगह आ गए। सासुके को सिचुएशन समझने में थोड़ा टाइम लगता है पर उसे फील हो जाता है कि ये दोनों ऑलरेडी एक टीम है। नारुतो अभी भी बेहोश होता है और पूरी सिचुएशन सासुके के लिए और ज्यादा डेंजरस बन जाती है। सासुके कंफ्यूज होता है क्योंकि डांजो लीव विलेज का हाई लेवल निंजा होता है, फिर भी वो ओरोचिमारू के साथ काम कर रहा होता है। सासुके गुस्से में पूछता है कि उन दोनों को आखिर चाहिए क्या। डांजो हंसते हुए बोलता है कि उसे नारुतो के अंदर का 9 टेल्स चाहिए। ओरोचिमारू साइड से बोलता है कि उसे सासुके की आंखें चाहिए। ये सुनकर सासुके को सब समझ आने लगता है। डांजो ओपनली बताता है कि उसे हमेशा से उचिहा क्लैन से नफरत थी, इसीलिए उसने पहले क्लैन को खत्म करवाया और अब सासुके को ओरोचिमारू के हवाले करने वाला है। बदले में ओरोचिमारू डांजो के अंदर 9 टेल्स सील करेगा। ये सच सुनकर सासुके बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा दर्द डांजो की वजह से था। उस मोमेंट सासुके का गुस्सा लिमिट क्रॉस कर जाता है और डिसाइड कर लेता है कि चाहे जो हो जाए वो डांजो को जिंदा नहीं छोड़ेगा।
सासुके फुल रेज में डांजो पर अटैक कर देता है, पर ओरोचिमारू भी डांजो के साथ फाइट में आ जाता है। दोनों मिलकर सासुके को काफी डैमेज देते हैं, फिर भी सासुके हार नहीं मानता। वो अपना सेज मोड एक्टिवेट करता है और साथ ही सारीगान भी फुली एक्टिव हो जाता है। सासुके दोनों से एक साथ लड़ता है और उन्हें सीरियस ट्रबल में डाल देता है। डांजो और ओरोचिमारू को भी समझ आ जाता है कि सासुके को अंडर एस्टिमेट करना गलती थी, लेकिन फाइट लंबी चल जाती है और धीरे धीरे सासुके का चक्रा ड्रेन होने लगता है। उसकी बॉडी थकने लगती है और सेज मोड भी अनस्टेबल हो जाता है। एंड में सासुके जमीन पर गिर जाता है, बिल्कुल एग्जॉस्टेड होके। डांजो और ओरोचिमारू सोचते हैं कि अब सासुके गेम से बाहर हो चुका है। सिचुएशन बिल्कुल होपलेस लगने लगती है। ओरोचिमारू सासुके का हाथ पकड़कर उसे ट्विस्ट करता है और बोलता है कि अब उसकी गर्मी निकालेगा। तभी अचानक ओरोचिमारू का हाथ किसी और ने पकड़ लिया होता है। जब वो पीछे देखता है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसके पीछे नारुतो खड़ा होता है, पूरे टेढ़ बीच चाक्रा मोड में, और उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा होता है। नारुतो बिना टाइम वेस्ट किए ओरोचिमारू पर टूट पड़ता है और उसे बुरी तरह पीट देता है। डांजो नारुतो को रुकने के लिए धमकाता है और कहता है कि रुक जा नारुतो, वरना तुझे आंबू से निकाल दिया जाएगा। नारुतो तुरंत डांजो के सामने आ जाता है और कामली बोलता है कि वो बहुत टाइम से उसके ऑर्डर से परेशान था। अगले ही सेकंड नारुतो डांजो पर फैटल अटैक कर देता है, जिसके बाद डांजो वहीं गिर जाता है। ओरोचिमारू ये देखकर डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। सासुके इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे फिर से उस रात की यादें आ जाती हैं। उसे ये भी समझ आ जाता है कि नारुतो और इटाची उसके क्लैन का डिस्ट्रक्शन के मेन रीजन नहीं थे। नारुतो वहां से जाने लगता है। तब सासुके उसे बोलता है कि वो अभी भी उस रात को भूला नहीं है। नारुतो कामली रिप्लाई करता है कि जैसे तुम्हें ठीक लगे। नारुतो जाने ही वाला होता है कि तभी होकागे हिरोजिन वहां आ जाता है और उसके साथ काफी सारे आम्बू निंजा भी होते हैं। काकाशी और इटाची भी वहां पहुंच जाते हैं। काकाशी शोक टोन में बोलता है, अबे नारुतो तूने क्या कर दिया बे, आम्बू के हेड को ही मार दिया। नारुतो कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसका दिमाग उस वक्त काफी डिस्टर्ब होता है। सिचुएशन को कंट्रोल में लेने के लिए नारुतो और सासुके दोनों को कस्टडी में ले लिया जाता है। दोनों को जेल में रखा जाता है और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। रात का टाइम होता है और नारुतो और सासुके दोनों अलग अलग डार्क सेल्स में बंद होते हैं। जेल के अंदर एक अजीब सा प्रेशर होता है, जैसे हवा भी भारी हो गई हो। नारुतो चुपचाप बैठा होता है। उसका दिमाग डांजो के साथ हुई फाइट और अपने एक्शंस के बारे में सोच रहा होता है। उसे लगता है कि उसने जो किया वो गलत नहीं था, फिर भी उसे बंद कर दिया गया है। उधर सासुके अपनी सेल में रेस्टलेस होता है। उसके दिमाग में बार बार वही रात घूम रही होती है जब उसका क्लैन खत्म हुआ था। अब उसे क्लियर हो चुका होता है कि नारुतो और इटाची उसके असली दुश्मन नहीं थे, फिर भी दर्द कम नहीं होता उसका। जेल के बाहर कोनोहा बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा होता है। लोग अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, पर जेल के अंदर एक स्टॉर्म शुरू हो चुका होता है। दोनों को फील होता है कि ये सिर्फ पनिशमेंट नहीं है, बल्कि किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। इसी बीच होकागे ऑफिस में एक सीरियस मीटिंग चल रही होती है। हिरोजिन के सामने कुछ सीनियर निंजास और एल्डर्स बैठे होते हैं। कुछ लोग नारुतो को एक अनस्टेबल वेपन मानते हैं और उसे परमानेंटली कंट्रोल में रखने की बात करते हैं। हिरोजिन उनकी बात सुनता रहता है, पर उसका मन मान नहीं रहा होता है। उसे लगता है कि डांजो अकेला नहीं था और उसके जैसे सोच रखने वाले और लोग भी थे। तभी एक आम्बू रिपोर्ट देता है कि डांजो के सीक्रेट हाइड आउट से कई इंपॉर्टेंट फाइल्स गायब हैं। ये सुनते ही हिरोजिन को समझ आ जाता है कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, कोई और भी है जो डांजो के काम को आगे बढ़ा रहा है। हिरोजिन के मन में पहली बार डाउट आता है कि शायद नारुतो और सासुके को जेल में रखना गलत डिसीजन था। जेल के अंदर नारुतो को कुरोमा की आवाज सुनाई देती है, जो इस बार नॉर्मल मजाक में नहीं होती। कुरोमा सीरियस टोन में बताता है कि ये जेल नॉर्मल नहीं है। यहाँ के सीलिंग सिंबल सिर्फ नारुतो को बांधने के लिए नहीं बने हैं, ये सील्स किसी और चीज के लिए भी यूज हो रही है। नारुतो को समझ नहीं आता कि कुरोमा क्या कहना चाहता है। कुरोमा बस इतना हिंट देता है कि कोनोहा के नीचे कुछ बहुत पुराना और खतरनाक छुपा हुआ है। ये सुनकर नारुतो थोड़ा अनईजी फील करता है। पहली बार उसे लगता है कि सिर्फ 9 टेल्स ही सबसे बड़ी पावर नहीं है, कुछ और भी है जो शैडोज में छुपकर वेट कर रहा है। उधर सासुके की सेल में उसका शारिंगन अपने आप एक्टिव हो जाता है। उसे कुछ ब्लड विजन्स दिखने लगते हैं, जैसे डांजो, उचिमारू और कुछ और लोग जो डार्कनेस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। सासुके को समझ आता है कि उचिहा क्लैन का मैसेकर सिर्फ एक डिसीजन नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड स्टेप था। उसके क्लैन को इसलिए खत्म किया गया क्योंकि उनकी आंखें किसी बड़े एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। ये सच सासुके को अंदर से तोड़ देता है। अब उसका गुस्सा किसी एक इंसान पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर होता है। वो डिसाइड करता है कि अगर मौका मिला तो वो चुप नहीं रहेगा। बाहर काकाशी और इटाची अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। इटाची को एक पुराना सीक्रेट रिकॉर्ड मिलता है जिसका ऑफिशियली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। उसमें लिखा होता है कि आम्बू के अंदर ही एक और हिडन ग्रुप था जो किसी को रिपोर्ट नहीं करता था। इटाची को समझ आ जाता है कि डांजो सिर्फ एक फेस था, असली प्रॉब्लम कुछ और ही थी। काकाशी भी रियलाइज करता है कि नारुतो को बचपन से एक स्पेशल पर्पज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। दोनों को फील होता है कि अगर देर हो गई तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। वो डिसाइड करते हैं
कि नारुतो और सासुके को और देर तक बंद रखना डेंजरस हो सकता है। अचानक जेल के कुछ टील्स फ्लिकर करने लगते हैं। लाइट और डार्कनेस के बीच एक अजीब सा वाइब्रेशन महसूस होने लगता है। गार्ड्स घबरा जाते हैं और अलर्ट हो जाते हैं। नारुतो और सासुके दोनों अपनी अपनी सेल्स में सेम प्रेशर फील करते हैं। नारुतो के सील पर पेन होता है और सासुके की आंखों से ब्लड निकल आता है। दोनों को लगता है जैसे कोई फोर्स उन्हें रिएक्ट करने पर मजबूर कर रहा हो। जेल के नीचे से एक हल्की सी आवाज आती है जैसे कुछ जाग रहा हो। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाने लगती है। हिरोजिन को जब ये रिपोर्ट्स मिलती हैं तो वो तुरंत ऑर्डर देता है कि नारुतो और सासुके को रिलीज किया जाए। आम्बू टीम्स जेल की तरफ भेजी जाती हैं। इटाची और काकाशी भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तब तक डैमेज हो चुका होता है। जेल का एक हिस्सा कोलैप्स हो चुका होता है। सील्स टूट चुकी होती हैं। इटाची एक बार बोलता है कि अगर ये चीज पूरी तरह जाग गई तो कोई भी विलेज सेफ नहीं रहेगा। काकाशी भी टेंस दिखता है। नारुतो और सासुके जेल के रूम्स के बीच आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों थके हुए होते हैं पर उनकी आंखों में क्लैरिटी होती है। सासुके इनडायरेक्टली मान लेता है कि नारुतो उसका दुश्मन नहीं है। नारुतो भी समझ जाता है कि सासुके का दर्द रियल था। कुरामा नारुतो को वार्न करता है कि जो आने वाला है वो किसी नॉर्मल निंजा या बीस्ट से रिलेटेड नहीं है। दोनों को फील होता है कि उनकी डेस्टिनी आपस में जुड़ी हुई है, चाहे वो पसंद हो या नहीं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कोनोहा के नीचे डीप अंडरग्राउंड एक एंशिएंट सील पूरी तरह क्रैक हो जाती है। उसके अंदर से एक अननोन सिंबल ग्लो करता है। अंधेरे में एक शैडो मूव करती है जैसे कोई बहुत पुरानी चीज फाइनली जाग चुकी हो। ऊपर नारुतो अपनी फिस्ट टाइट करता है और पहली बार फ्यूचर के बारे में सीरियस हो जाता है। सासुके भी अपना स्टेंस बदलता है। दोनों को पता होता है कि अब जो आने वाला है वो उनकी पर्सनल फाइट से काफी बड़ा होगा। कोनोहा अब सिर्फ विलेज नहीं रह जाता बल्कि एक बैटलफील्ड बनने वाला होता है। उधर जेल के कोलैप्स के बाद जब धूल धीरे धीरे सेटल होती है, नारुतो और सासुके दोनों खुले आसमान के नीचे खड़े होते हैं। सुबह का टाइम होता है और पहली बार दोनों को लगता है कि रात खत्म हो चुकी है। नारुतो थका हुआ होता है पर उसके चेहरे पर एक शांति होती है। सासुके भी चुप होता है लेकिन उसकी आंखों में पहला जैसा गुस्सा नहीं होता। जेल के गार्ड्स और आम्बू टीम चारों तरफ सिक्योरिटी संभाल लेते हैं। कोनोहा का एनवायरनमेंट धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। दोनों को समझ आ जाता है कि जो भी हुआ उसका असली रीजन कोई और था। नारुतो को फील होता है कि उसे एक वेपन के रूप में नहीं समझा जा रहा है बल्कि एक इंसान के रूप में देखा जा रहा है। सासुके भी ये समझने लगता है कि उसका दर्द अकेला नहीं था। देन थोड़ी देर के बाद होकागे हिरोजिन वहां पहुंचता है। उसके साथ काकाशी और इटाची भी होते हैं। हिरोजिन दोनों को गौर से देखता है और उसकी आंखों में रिग्रेट होता है। वो समझ जाता है कि नारुतो और सासुके को जेल में रखना गलती थी। हिरोजिन ओपनली मान लेता है कि सिस्टम ने उन दोनों के साथ इनजस्टिस किया था। ये बात नारुतो के लिए बहुत बड़ी होती है क्योंकि पहली बार कोई अथॉरिटी उसके सामने अपनी गलती एक्सेप्ट करती है। सासुके भी ये सुनकर थोड़ा काम हो जाता है। हिरोजिन डिसाइड करता है कि डांजो के बचे हुए प्लान्स को परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा और उसके जैसे लोगों पर स्ट्रिक्ट नजर रखी जाएगी। कुरामा नारुतो से शांत टोन में बताता है कि अब डेंजर फिलहाल टल गया है। एंशिएंट सील्स जो जागने वाली थी उन्हें इटाची और स्पेशल सीलिंग एक्सपर्ट्स मिलकर दोबारा स्टेबलाइज कर देते हैं। कोनोहा के नीचे छुपी हुई चीज फिर से गहरी नींद में चली जाती है और यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।